हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 24 फरवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक्स का, और मेरा सवाल यह था कि अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड एज वॉट। कहने का मतलब यह है कि सरकार के जो शॉर्ट टर्म के सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है, इसे ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है ट्रेजरी बिल क्या होता है वो समझें। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा आपको निवेश करने के लिए ट्रेजरी बिल के रूप में ऑप्शन दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं उनके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आप ट्रेजरी बिल परचेज करते हो। अब ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं इसमें भी 3 फेज होते हैं, मतलब 3 अलग अलग टेन्योर के लिए आप इन्हें ले सकते हो। पहला जो होता है वो 91 दिन का होता है, या फिर आप 182 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, और या फिर 364 दिन के लिए। मतलब ये 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। 3 तरीके से निवेश कर सकते हो, 3 महीने, 6 महीने और लगभग 1 साल के लिए। सो दीज आर नोन एज ट्रेजरी बिल। ओके, तो अब से ध्यान रखिएगा, जब आप सरकार के एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ट्रेजरी बिल लेने पड़ेंगे, और इन्हीं को ट्रेजरी बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 के किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए आप एसएससी की मेरी क्वेश्चन बैंक अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। इसमें 9000 टीसीएस पैटर्न पर आधारित एसएससी के जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं, चाहे वो एग्जाम वाइज हो, चाहे टॉपिक वाइज हो, या फिर चैप्टर वाइज हो, सबका कंपाइलेशन एक साथ दिया हुआ है। ये किताब बेस्ट है इस टाइम पर मार्केट में। इसके अलावा आपको जीएस का इस तरीके का कंपाइलेशन पूरे मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप ढूंढ भी लीजिए, उसके बाद भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सैंपल भी दिख जाएंगे। इस किताब के 4-5 पेज भी दिख जाएंगे कि हाँ किस तरीके से कंपाइल करी गई है ये किताब। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनको तो आप जानते ही हैं, ये हैं शक्तिकांत दास। अभी 2 महीने पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में ये सेवानिवृत्त हुए थे, मतलब रिटायर हो गए थे, और अब प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो थे निपेंद्र मिश्रा। क्या नाम है? निपेंद्र मिश्रा। तो अब मिश्रा जी फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए और शक्तिकांत दास सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए। और पीके मिश्रा जो हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा, ये इस टाइम पर पीएम नरेंद्र मोदी के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। ओके, और शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो रिटायर हुए ही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2018 से लेकर 2023 तक का कार्यकाल इन्होंने सर्व किया हुआ है। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। इतना ही नहीं, 2024 में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड लेवल पे। अभी हाल ही में नीति आयोग के सीईओ जो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, इनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो हैं ये 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और 2023 की फरवरी में इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया था। तो अब 2025 में आप देख लो, फरवरी में ही इनका फिर से जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ये चाहती है कि ये अगले 1 साल तक और बने रहेंगे नीति आयोग के सीईओ के रूप में। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में करी गई थी। नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस टाइम पर पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं ये चेयरपर्सन है नीति आयोग के, और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, अब अगले 1 साल के लिए। हाल ही में ये कौन सा अभियान है जो कि एनवायरमेंटल कैंपेन की तरह चलाया गया है, और इसने अपने पहले फेज में ही 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं? तो ये केंद्र सरकार का अभियान है जिसका नाम है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। अब ये जो अभियान है इसका मेन उद्देश्य किससे रिलेटेड है? तो इसको केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और आयुष मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो ये जो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान है इसका मेन उद्देश्य है आयुर्वेदा को प्रमोट करना। तो इसमें 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। अब कैसे? कुछ इस तरीके से जैसे कि इस कैंपेन को जब चलाया गया तो पहले सप्ताह में ही रिकॉर्ड 60 लाख से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। इतना ही नहीं, इस पूरे कैंपेन में
आज तक रिकॉर्ड हो गया है पूरे वर्ल्ड में किसी भी कैंपेन में इतनी फोटो नहीं खींची गई। इसमें 62,000 से ज़्यादा फोटोज खींची गई। इवन 12,798 वीडियोस भी लॉन्च किए गए इस पूरे कैंपेन के। तो इस तरीके से ओवरऑल 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने अपने नाम कर लिए हैं। ये कौन से भारतीय स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कॉन्टेस्ट जीत लिया है? और इस कॉन्टेस्ट में इन्होंने 13.5 सेकंड में 80 डिजिट्स रिकॉल किए। मतलब कहने का देखिए क्या है कि इनको दिखाए गए एक साथ कई सारे डिजिट्स, ठीक है, 200-300 डिजिट्स इनको एक साथ दिखा दिए गए, अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं। उसके बाद स्क्रीन हटाकर इनसे पूछा गया कि आपने कितने डिजिट्स देखे, तो 13.5 सेकंड में सिर्फ इन्होंने 80 डिजिट पूरे रिकॉल करके दिखाए। और इनका नाम है विश्व राजकुमार। क्या नाम है? विश्व राजकुमार। और ये केवल 20 साल के हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है इस तरीके की, मेमोरी लीग। इसमें दुनिया भर के 16 और बच्चों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें से भारत के विश्व राजकुमार नंबर 1 पे आए हुए हैं। इतना ही नहीं, एक और इसमें कॉन्टेस्ट हुआ था, अलग अलग उसमें पिक्चर दिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने स्क्रीन है, आपको एक साथ कई सारी पिक्चर्स दिखा दी गई, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन बंद हो जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन सी पिक्चर याद रह गई। ओके, तो 8.5 सेकेंड्स में इन्होंने 30 इमेजेस भी रिकॉल करके दिखाई। तो इससे पता लगता है कि इनका आईक्यू कितना तेज है। ये कौन से भारतीय हैं जिनको ब्रिटिश हाई कमीशन के द्वारा नाइटहुड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये भारतीय एयरटेल के चेयरपर्सन हैं, सुनील भारती मित्तल। ये जो एयरटेल का सिम आप यूज करते हो ना, उसी कंपनी के चेयरपर्सन है सुनील भारती मित्तल। और इन्होंने जिस तरीके से ब्रिटेन में निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंध बेहतर हुए हैं। यही कारण है कि नई दिल्ली में जो ब्रिटिश हाई कमीशन का जो ऑफिस है, और उसमें इस टाइम पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं लिंडी कैमरून, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है नई दिल्ली के हाई कमीशन ऑफिस में। ये कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है एसईसीएल का? एसईसीएल का मतलब यहां पर क्या है, इसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। मतलब भारत का ये वाला रीजन, साउथ ईस्टर्न वाली पूरी बेल्ट जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो एसईसीएल का साइलो और रैपिड लोडिंग सिस्टम जो है, ये हाल ही में ऑपरेशनल हो गया है। कौन से मेगा प्रोजेक्ट में? तो इसको बोलते हैं दीपिका मेगा प्रोजेक्ट। और दीपिका कहाँ पड़ता है? दीपिका एक टाउन है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं कोरबा, और कोरबा के अंदर एक छोटा सा टाउन है दीपिका। तो वहीं पर ये जो लोडिंग सिस्टम है, साइलो एंड रैपिड लोडिंग सिस्टम, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो मालगाड़ियां होती हैं उसमें कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग करना, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो अब से ये जो एसईसीएल्स का दीपिका मेगा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जो ट्रेनें हैं, जो मालगाड़ियां हैं, उनमें कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो तेजी से हो पाएगी। यह कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन होस्ट किया जा रहा है? तो यह है आईआईटी मद्रास। इस बार का जो हाइपरलूप कंपटीशन है, ये आईआईटी मद्रास के ही कैंपस में आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए हाइपरलूप क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, ट्रेन की टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया भर में विकसित करी जा रही है। अब इसमें क्या है कि ये आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, इस ट्यूब के अंदर ये आपको कैबिन कैप्सूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आमतौर पर देखा जाए तो ये आपको ट्रेन दिख रही होगी, या बुलेट ट्रेन की तरह कुछ आपको दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। जो ट्रेन है वो नीचे पटरियों के सरफेस से लग के चलती है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो कैप्सूल है ये किसी भी सतह से लग के नहीं चलेगा, ये हवा में रहकर ही आगे बढ़ेगा। और ये किस वजह से ऐसा हो पाएगा? ये वैक्यूम की वजह से ऐसा हो पाएगा। ये जो ट्यूब है, इसमें से जो ये कैबिन होगा, ये कैबिन पूरा वैक्यूम के थ्रू आगे बढ़ेगा। और इसमें आप ये इमेजिन कर लीजिए कि एक बार अगर ये सफल हो गया तो जो ट्रेन की जो स्पीड होगी, ये 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होगी। अपने आप में आप सोच सकते हैं कितनी तेज इसके अंदर लोग ट्रैवल कर पाएंगे। तो जो आईआईटी मद्रास में ये जो इसे होस्ट किया जा रहा है, तो दुनिया भर के 150 से ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज से डेलीगेशंस यहाँ पर आया हुआ है। और इस कंपटीशन का नाम रखा गया है डिस्कवरी। क्या नाम रखा गया है? डिस्कवरी। तो आईआईटी मद्रास चाहता है कि वर्ल्ड के
जो बेस्ट ब्रेन्स हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के, वो सब एक जगह पर असेंबल हों और न्यू आइडियाज को शेयर किया जा सके। ये कौन सा देश है जिसको बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप इस बार मिली है? तो यह है भारत। और बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मेन उद्देश्य है मछली उत्पादन को लेकर। यह है भारत। ये आपका पूरा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। अब इससे लगने वाले जो देश हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, आगे इंडोनेशिया हो गया, तो ये सभी देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि मछली पालन के लिए कौन कौन से एरियाज बांट दिए जाएं अलग अलग देशों को। इवन इतना ही नहीं, इसके अंदर कई सारी पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि किस मछली की प्रजाति को अभी नहीं पकड़ना है। अगर कोई मछली की प्रजाति विलुप्त हो रही है तो उसको आप नहीं पकड़ सकते हो, और जिस मछली की प्रजाति की तादाद ज़्यादा है आप उसे ही मछली पालन कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होस्ट करी जा रही हैं और 20 से 22 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। और इस बार ये कहाँ पर हुई है? तो मालदीव्स की कैपिटल माले में इसको आयोजित किया गया है। ये भारत का कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में पूरे देश भर के सबसे ज्यादा गिद्धों की जनसंख्या दर्ज करी गई है? वल्चर्स, जिन्हें गिद्ध बोलते हैं। तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा गिद्ध की संख्या दर्ज करी गई है मध्य प्रदेश के अंदर। और गिद्धों की जो काउंटिंग है, जो सेंसस है, ये 2016 में चालू हुआ था। और अब मध्य प्रदेश के अंदर जो टोटल काउंटिंग आई है, ये आई है 12,981। तो इस टाइम पर एमपी के अंदर 12,981 गिद्ध हैं, जो कि पूरे दूसरे राज्यों से सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा एमपी के अंदर जितने भी गिद्ध हैं उसमें 7 अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं। 7 में से जो 4 प्रजातियां हैं ये लोकल हैं, मतलब एमपी में ही पाई जाती हैं, और 3 इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं जो कि बाहर से आई हुई हैं, दूसरे राज्यों से और आसपास के दूसरे देशों से। एमपी में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ के गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई है विधानसभा में, तो दिल्ली असेंबली के नए स्पीकर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो आप जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं विजेंद्र गुप्ता। और अभी तक आपको पता है, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक बीजेपी की तरफ से ऑपोजिशन लीडर हुआ करते थे विजेंद्र गुप्ता, लेकिन इस बार इन्होंने खुद का चुनाव भी जीत लिया है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये दिल्ली में है रोहिणी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और इनके खिलाफ जो खड़े थे वो आम आदमी पार्टी के लीडर थे और इनका नाम है प्रदीप मित्तल। क्या नाम है? प्रदीप मित्तल। और प्रदीप मित्तल को इन्होंने 35,000 वोटों से हराकर रोहिणी से अपना इलेक्शन जीता है और अब दिल्ली के असेंबली में स्पीकर होंगे। एक और नाम आप ध्यान रखिए, मोहन सिंह बिष्ट जो है ये डेप्यूटी स्पीकर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के जो हैं अदील अहमद खान, इनको 17,000 वोटों से हराया है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं मोहन सिंह बिष्ट कहाँ से खड़े थे? खैर, इस बार के जो दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो विधानसभा में 70 सीटें हैं दिल्ली में से, जिसमें से 48 सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं। साल 2024 के संस्करण के प्रधानमंत्री अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस के लिए कितने नॉमिनेशंस किए गए हैं? मतलब कहने का ये, देखिए, हर साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे बेहतरीन सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस से। तो इस बार 1500 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकाली गई है जिनको आने वाले 21 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। अब 21 अप्रैल को क्या होता है? तो ध्यान रखें, 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं भारत का। तो हर साल इसी दिन सम्मानित किए जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने बेहतर काम किया होता है पूरे साल भर में। हाल ही में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा दिल्ली में 2025 का पूस कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो इस टाइम पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा किया गया है। पूस कृषि विज्ञान मेला का मेन उद्देश्य ये है कि इसमें जगह जगह पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं जिसमें पूरे भारत भर से कृषि के जानने वाले लोग, एंटरप्रेन्योर्स, किसान, ये सभी आकर हिस्सा ले रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कृषि से जुड़ी हुई नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करना, लोगों को उसके बारे में अवेयर करना और ये बताना कि आज की डेट में एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो रही है। तो आप खेती जब करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़कर करें
जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अब मेरा आज का सवाल है आपसे कंप्यूटर से, वेब ब्राउज़र में इनमें से क्या होता है जिसकी वजह से आपको वेब पेजेस दिखाई देते हैं? आप कोई भी वेब ब्राउज़र जब ऑन करते हैं तो आपको वेब पेजेस दिखते हैं ना, अलग अलग टैब में। वो इनमें से किसकी वजह से दिखते हैं? पेज इंजन, सर्च इंजन, रेडरिंग इंजन या फिर सर्वर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।